Hello everyone, today we'll talk about serious shock that is cardiovascular system shock. शॉक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है, हमारी जो टिश्यूज़ हैं उसे ऑक्सीजन जो है एडिक्वेट अमाउंट नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि उसके सेवरल रीजंस हैं। शॉक है वो 4 टाइप्स का होता है, दैट इज़ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब सबसे पहले बात करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की। नेम से हमें पता लग रहा है कि इसमें वॉल्यूम की कमी हो रही है। अच्छा जी, तो जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है? दैट इज़ 5 लीटर पर मिनट, राइट। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड है वो ट्रैवल करता है 5 लीटर्स। तो वॉल्यूम हो गया हमारा 5 लीटर्स। और अगर हम बोलें कैपेसिटी कितनी है इसकी, कितना ये फिल कर सकता है अपने अंदर, मतलब कि हमारी जो बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं वो 1 मिनट में कितना ब्लड अपने अंदर रख सकती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो 5 लीटर। तो कैपेसिटी क्या हो गई? 5 लीटर्स। तो वॉल्यूम भी 5 लीटर्स, कैपेसिटी भी 5 लीटर्स इन नॉर्मल कंडीशंस। अब अगर हम बात करें कि उसका जो वॉल्यूम है जितना वो ट्रैवल कर रहा है, जैसे वॉल्यूम जो है हमारे CVS में ब्लड वेसल्स में वो हो गया है 3 लीटर, तो मतलब कैपेसिटी तो 5 लीटर की है, कैपेसिटी नॉर्मल है, लेकिन जो ब्लड है वो 3 लीटर्स हो गया है, मतलब कि वॉल्यूम जो है वो कम हो गई है, अंडर फिल हो गया है, तो दैट इज़ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो मान लो कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर 3 लीटर्स है, ठीक है, तो 3 लीटर्स जो हैं वो अंडर फिल्ड है, मतलब प्रेशर जो है वो कम लगेगा। प्रेशर कम लगेगा मतलब कि वो उतना ज़्यादा वीनस रिटर्न नहीं दे पाएगा। वीनस रिटर्न विल बी लेस, इफ़ प्रेशर विल बी लेस वीनस रिटर्न विल बी लेस, ऑब्वियसली क्योंकि उसके अंदर इतना वॉल्यूम ही नहीं है, 3 लीटर्स है, तो फिर वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, मतलब कि हार्ट जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा अपना नॉर्मल, और हमारे अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, दैट विल लीड टू हाइपोक्सिया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम है और हाइपोक्सिया होने की वजह से शॉक। सेकेंड कंडीशन इज कार्डियोजेनिक शॉक, दैट इज़ पंप फेलियर। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो वॉल्यूम था हमारा, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे वॉल्यूम 5 लीटर से 3 लीटर कर दिया था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वॉल्यूम का लॉस नहीं हो रहा, मतलब कैपेसिटेंस और वॉल्यूम जो है वो सेम है। वॉल्यूम भी 5 लीटर है, कैपेसिटेंस भी 5 लीटर्स है, लेकिन हमारा जो पंप है, मतलब कि हमारा जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पा रहा सही से ब्लड, तो दैट पंपिंग एक्शन जो है ब्लड हार्ट का वो सही से नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से अगर हार्ट पंप नहीं करेगा ब्लड सही से, तो मतलब हमारी बॉडी को टिश्यूज़ को ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो दैट विल लीड टू हाइपोक्सिया और फिर अल्टीमेटली शॉक। तो दैट इज़ अ कार्डियोजेनिक शॉक, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पंप फेलियर। थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, दैट इज़ कैपेसिटी फेलियर। हार्ट जो है वो नॉर्मल है, वो सेम है, वॉल्यूम जो है वो भी 5 लीटर्स ही है, वॉल्यूम भी 5 लीटर्स है, लेकिन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो गई है, मान लो 8 लीटर्स हो गई, तो कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई, वॉल्यूम ब्लड उतना ही है। ये क्यों होता है? ये जो कैपेसिटी है वो कैसे बढ़ सकती है? मान लो कि एक पाइप थी, उसके अंदर 5 लीटर्स आ सकता था नॉर्मली, लेकिन अब उसके अंदर कैपेसिटी जो हो गई है वो गई 8 लीटर्स। इसका क्या रीज़न हो सकता है? कि जो ब्लड वेसल्स है, मतलब कि जो पाइप है वो डायलेट हो गई है, उसका डायमीटर बढ़ गया है, तभी तो ज़्यादा ब्लड उसमें से जा पाएगा ना। तो ये एक बहुत मेजर रीज़न होता है कैपेसिटी बढ़ने का, दैट इज़ ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन इंक्रीज़ होना। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब उसके अंदर, क्योंकि जैसे हमने बोला ना कि पाइप है, पाइप का डायमीटर इंक्रीज़ हो गया, तो मतलब कि उसके अंदर वाटर स्टे कर जाएगा। वाटर स्टे करने का मतलब है ब्लड स्टे करना, एंड दैट विल लीड टू पेरिफेरल पूलिंग। पूल में जैसे पानी खड़ा रहता है ना, वैसे ही ब्लड जो है वो पूल हो जाएगा पेरिफेरल में, और ये हो गया तो दैट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ वीनस रिटर्न, इवेंचुअली हाइपोक्सिया और फिर शॉक। देन फोर्थ वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, दैट इज ल्यूमेन फेलियर। इसमें जो पंप है, मतलब कि जो हार्ट है वो भी नॉर्मल है, कैपेसिटी भी नॉर्मल है और वॉल्यूम भी नॉर्मल है, वॉल्यूम भी नॉर्मल, कैपेसिटी भी नॉर्मल और ये पंप भी नॉर्मल। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो फोर्थ केस में ऑब्स्ट्रक्शन जो आती है वो आती है थ्रोम्बस की वजह से। तो डीप वेन से जो थ्रोम्बस है वो ऊपर आ सकता है और पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक में आके डिपॉजिट हो जाता है, तो दैट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन। अगर पल्मोनरी ट्रंक में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो फिर उसका मतलब, जैसे मान लो पल्मोनरी ट्रंक में आ गया, तो मतलब अब राइट एट्रियम जो है, जो राइट हार्ट है हमारा, वो अपना सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, और हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है और हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है।
तो पहला हमने पढ़ना है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, उसके कॉजेज़ जानते हैं। हमने बात कर ली हाइपोवॉल्यूमिक में जिसमें वॉल्यूम की कमी होती है। पहला कॉज है इसका दैट इज़ ब्लीडिंग हैमरेज होना, ब्लड लॉस होना। अब ये जो ब्लड लॉस है वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल का मतलब है कोई ट्रॉमा हो गया मैकेनिकल, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, तो जब एक्सीडेंट हुआ तो ब्लड जो है वो बाहर ही आता है ना, ट्रॉमा हो गया। या फिर जीआईटी में ब्लीडिंग हो गई, जीआईटी ब्लीडिंग होना दैट विल लीड टू हेमाटोमेसिस, वॉमिटिंग होना ब्लड की, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू द ब्लड आउटसाइड द बॉडी, दैट इज़ एक्सटर्नल ब्लीडिंग। और इंटरनल में आता है हीमोथोरैक्स होना, हीमोपेरिटोनियम होना। हीमोपेरिटोनियम हो सकता है व्हेन देयर इज़ अ रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो पेरिटोनियम में है तो दैट विल लीड टू उसका रप्चर विल लीड टू हीमोपेरिटोनियम। तो ये रीज़न है ब्लीडिंग के। देन इज़ लॉस ऑफ प्लाज्मा। अब हम लोगों ने यहाँ पे पूरे के पूरे ब्लड की लॉस की बात करी है, यहाँ पे ब्लड के एक कंपोनेंट दैट इज़ प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा का कब लॉस होता है, तो दैट इज़ बर्न्स, ठीक है, बर्न्स के अंदर प्लाज्मा का लॉस होगा। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, ये एक कंडीशन है जिसमें जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड है हमारी बॉडी का, वो ऊपर डर्मिस की लेयर पे आ जाता है। देन कम्स लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब खाली फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जाना पूरे ब्लड में से, तो वो कब होता है, जब डायरिया की कंडीशन आती है। कॉलेरा हुआ तो डायरिया हुआ। पॉलीयूरिया होना, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम बोलते हैं ना पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम होती है। वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग आना या एक्सेसिव स्वेटिंग होना। अब ये जो हमने कंडीशंस बोली हैं, ये लॉस ऑफ फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये तब जब हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फ्लूइड, क्योंकि जब वॉमिटिंग आती है या स्वेटिंग होती है तो वी गिव ORS, ठीक है, तो उसका हम लोग लॉस जो है वो कंपेंसेट कर देते हैं। लेकिन इस केस में अगर कंपेंसेट नहीं कर रहे तो फिर इट विल लीड टू व्हाट, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। देन कम्स इंटरनल, ये सब जो थे डायरिया, स्वेटिंग, इसमें क्या हो रहा है, ये लोग बाहर जा रहे हैं, तो दिस इज़ एक्सटर्नल। इस केस में इंटरनल कौन है, एसाइटिस। एक्साइटिस मतलब कि जो हमारे फ्लूइड है वो एब्डोमिनल कैविटी में इंक्रीज़ होना, या फिर बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। इन दोनों केसेस में भी क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो ट्रैप हो जाता है, क्योंकि बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो भी फ्लूइड जो है वो ट्रैप हो जाएगा उसके साथ, और साथ में पैंक्रियाटाइटिस में भी इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोसिस्ट बनता है और उसकी फॉर्म में फ्लूइड ट्रैप हो जाता है। तो ये कंडीशंस हमने देखी कि कैसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है, एक ब्लड के लॉस से, दूसरा प्लाज्मा के लॉस से, तीसरा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के लॉस से। क्लियर। वन इज़ कार्डियोजेनिक शॉक। इससे पहले हमें ये पता है कि जो कार्डियक आउटपुट होती है वो हार्ट रेट पे डिपेंड करती है और स्ट्रोक वॉल्यूम पे, राइट। अब जब हार्ट रेट इनिशियली इंक्रीज़ करता है, मान लो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया उसने हार्ट रेट ने, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ करती है। स्ट्रोक वॉल्यूम पे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, मतलब बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हो जाए, तो क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। ये हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर में पढ़ा था कि जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर जो है, जो हमारा हार्ट है वो डायस्टोल वाली कंडीशन में रह नहीं पाता। जैसे डायस्टोल में रहता है थोड़ा टाइम नॉर्मली, जो हार्ट है हमारा तभी फिल होता है ना ब्लड। जैसे कि ये हमारा डायस्टोल के वक्त यहाँ पे हमारे पास ये वेंट्रिकल है, तो ऊपर से जब ब्लड आता है तो ये फिल होता है और फिर बंद हो जाता है। लेकिन जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बंद हो जाता है, खुला बंद हुआ, टाइम ही नहीं मिलता उसको भरने का, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ हार्ट रेट वो उल्टा कम हो जाती है। तो शुरू में मतलब जब इनिशियली हार्ट रेट कुछ हद तक इंक्रीज़ होता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है, लेकिन हार्ट रेट जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम पे असर पड़ता है और कार्डियक आउटपुट इवेंचुअली डिक्रीजेस। और अगर हार्ट रेट जो है कम हो रहा है, वो पहले से ही कम हो रहा है, तो कार्डियक आउटपुट जो है तो वो तो कम होगा ही होगा। सो दिस इज़ अबाउट कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें हमारा जो पंप है वो एक्ट नहीं कर पा रहा सही से, तो एरिथमिया होना, टैकीअरिथमिया, बहुत ज़्यादा सिवियर टैकीअरिथमिया होना या ब्रेडिअरिथमिया होना, इन दोनों केसेस में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। देन कम्स पंप फेलियर। पंप फेलियर में क्या होता है कि मैसिव कोई भी जगह है वहाँ पे क्या हुआ, इन्फाक्शन हो गई।
अब वो चीज़ इन्फाक्ट हो गई है बिकॉज ऑफ द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा कि वो अपना काम थोड़ी करेगा। अगर हम उसे खाना ही नहीं दे पा रहे हैं वो चीज़ पे, तो फिर वो अपना काम कैसे करेगा। तो इस केस में भी कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। या फिर कोई कार्डियोमायोपैथी होना, स्पेसिफिकली डायलेशन वाली कार्डियोमायोपैथी होना। एक फॉर्मूला है P=T/R। ये कौन सा प्रेशर है? जो प्रेशर हमें ब्लड को सिक्रीट करने के लिए चाहिए, इजेक्ट करने के लिए चाहिए, वो प्रेशर। मान लो अब ये जो चैम्बर है, वेंट्रिकल है, इसका जो रेडियस है ये अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के केस में, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के केस में ये रेडियस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो प्रेशर उतना जनरेट नहीं हो पाता जितना इजेक्शन के लिए ज़रूरी है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो मान लो ये अयोटा है, तो अयोटा में प्रेशर उतना नहीं लग पाता कि वो यहाँ पे ब्लड चला जाए। तो प्रेशर कम हुआ मतलब कि ब्लड कम जाएगा, मतलब कि कार्डियक आउटपुट इवेंचुअली डिक्रीजेस। तो इस केस में भी, कार्डियक मायोपैथी के केस में भी कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो केस है दैट इज सिवियर वॉल्वुलर डिस्फंक्शन, दैट इज रीगर्गिटेशन होना, मतलब कि वॉल्व से यहाँ वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से दोबारा से वो एट्रियम में चला गया बजाय कि अयोटा में जाने की। तो अगर अयोटा में नहीं गया, क्योंकि अयोटा से तो उसने आगे टिश्यूज़ में जाना था ना, तो अयोटा में नहीं गया मतलब टिश्यू में नहीं गया, तो टिश्यू में नहीं गया मतलब कि हाइपोक्सिया की वजह से शॉक डेवलप होना। सो दिस इज़ अ कार्डियोजेनिक शॉक बिकॉज ऑफ द रीगर्गिटेशन। या फिर वेंट्रिकुलर वॉल्व रप्चर, वेंट्रिकल का जो वॉल है वो रप्चर कर गई, तो फिर वो उतना प्रेशर नहीं जनरेट कर पाया अयोटा में भेजने के लिए ब्लड को। या फिर बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ पैपिलरी मसल्स ये हो सकता है कि वो जो ब्लड है वो पंप नहीं कर पा रहा है। सो दिस वाज अबाउट कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें क्या होता है कि जो हार्ट है वो अपना पंप का फंक्शन नहीं कर पा रहा है सही से, जिसकी वजह से शॉक हो रहा है। सो या दिस वाज अबाउट hypovolumic and cardiogenic shock. If you have any query regarding this topic, you can ask, and if you like the video, please subscribe.